दोस्तों, आप सभी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में तो पता ही होगा, जो ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इफ दिस इज ट्रू, देन हमारा ये यूनिवर्स नथिंग से कैसे क्रिएट हो सकता है। अब आई नो कि ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया कैसे, बिग बैंग से पहले क्या था, इस यूनिवर्स का पहला मैटर कैसे बना और कैसे हमारा ये यूनिवर्स सिर्फ एक छोटे से सिंगुलैरिटी से जन्मा है। ये सारे सवाल आपको भी ज़रूर परेशान करते होंगे, तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। So, Stephen, everyone wants to know what was around before the Big Bang. आज जब हम इस यूनिवर्स को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने इस यूनिवर्स के बारे में कितना कुछ जान लिया है। हमने जाना कि कैसे इस यूनिवर्स का जन्म आज से तू मेरी नकल करता है? बता दूंगा। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले सिर्फ एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से हुआ। दरअसल उस समय हुई कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से एक एटम साइज जितना एनर्जी क्रिएट हुआ था। अब कहने को तो ये सिर्फ एक एटम साइज जितना था, लेकिन ये इतना ज़्यादा डेंस और हॉट था कि इसका टेम्परेचर क्वाड्रिलियंस ऑफ डिग्रीज था। लेकिन फिर अचानक से इसमें कुछ ऐसा हुआ जिससे उसमें एक ज़ोरदार धमाका होता है। अब ये धमाका किस वजह से हुआ था, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आई मीन मिस्ट्री है। और तब से लेकर अब तक ये यूनिवर्स लगातार फैलता ही जा रहा है और ठंडा होता जा रहा है। हमारे यूनिवर्स में हर जगह और हर पल फिजिक्स के लॉस काम करते हैं। हमारे यूनिवर्स में 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर है, और बाकी का जो 5% है ना, उसी में सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और नॉर्मल मैटर, न्यूट्रिनो और रेडिएशन आते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब सारी चीज़ें बिग बैंग के बाद आई है तो बिग बैंग के पहले क्या था। जब यही सवाल एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रासन ने फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग से पूछा तो उन्होंने कुछ ये कहा। Bang. Nothing was around before the Big Bang. According to Einstein's general theory of relativity, space and time together form a space-time continuum or manifold which is not flat, but curved by the matter and energy in it. I adopt the Euclidean approach to quantum gravity to describe the beginning of the universe. In this, ordinary real time is replaced by imaginary time, which behaves like a fourth direction of space. उनके हिसाब से बिग बैंग के पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, एब्सोल्यूट नथिंग। और सिर्फ इनका ही नहीं, बल्कि और भी कई सारे साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि बिग बैंग के पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और यही सेम चीज़ स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कही है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस और टाइम ने साथ मिलकर यूनिवर्स में स्पेस और टाइम का कभी ना रुकने वाला एक चक्र बनाया है। लेकिन एनर्जी और फिजिकल सब्सटेंस के दबाव के कारण ये आपस में ही घुमा हुआ है, और यही वजह है कि इसे समझ पाना इतना मुश्किल है। वेल, अगर हम स्टीफन हॉकिंग की बात माने कि बिग बैंग के पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था और हमारा ये यूनिवर्स नथिंग से बना है, तो ये तो सरासर फिजिक्स के लॉस की बेइज्जती होगी। क्योंकि ये चीज़ तो हमें भी पता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो फिर नथिंग से पूरा एक यूनिवर्स कैसे बन सकता है। तो क्या इसका मतलब लॉ ऑफ एनर्जी ही गलत है? वेल नहीं भाई, क्योंकि इसने मोशन ऑफ पेंडुलम से केमिकल रिएक्शंस इन बैटरीज जैसी कई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को पास किया है। तो क्या इसका मतलब सर स्टीफन हॉकिंग गलत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बंदा कोई आम इंसान नहीं था। विज्ञान जगत के लिए एक देव मानुष था ये बंदा। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे बड़े भौतिक वैज्ञानिक में से एक थे। उन्होंने ब्लैक होल्स और कॉस्मोलॉजी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर रेवोल्यूशनरी रिसर्च करके उन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आसान बना के ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताब और मीडिया में लोगों तक पहुंचाया है। और ऐसे इंसान की बातों को हल्के में लेना, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे सवालों के जवाब खोजने में निकाल दिए, ये तो एक बहुत ही बड़ी गलती होगी। और सिर्फ स्टीफन हॉकिंग का ही नहीं, बल्कि और भी कई बड़े बड़े साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि बिग बैंग के पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं आपको बाद में बता दूंगा।
अगर फिजिक्स के लॉस गलत नहीं है, सर स्टीफन हॉकिंग भी गलत नहीं है, तो फिर क्या बिग बैंग थ्योरी गलत है? वेल, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि बिग बैंग के ऊपर कई सारी खोजें हो चुकी हैं और हर बार बिग बैंग को ही सही पाया गया है। यहाँ तक कि आज भी हमारे पास कई ऐसे एविडेंसेस हैं जो बिग बैंग होने की तरफ इशारा करते हैं। ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत है, ना ही सर स्टीफन हॉकिंग गलत है, और ना ही बिग बैंग थ्योरी गलत है। तो फिर भैया जब सभी सही हैं तो फिर गलत कौन है? जवाब है कोई भी नहीं। क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह एक साइंस लवर हो तो ये चीज़ तो आपको भी पता होगी कि क्वांटम लेवल पर चीज़ें अलग तरह से काम करती हैं। क्वांटम वर्ल्ड में फिजिक्स के रूल्स अलग होते हैं, जहाँ पर हर वो चीज़ पॉसिबल है जो आप सोच तक नहीं सकते। और उसी समय हुई कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से ही हमारा ये यूनिवर्स बन पाया है। लेकिन सर स्टीफन हॉकिंग ने एक और बात कही थी जो मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही है। उन्होंने कहा था कि सिंगुलैरिटी से पहले यानी बिग बैंग से पहले टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी इवेंट एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में ही होती है, तो ये कैसे हो सकता है कि बिग बैंग जैसा इवेंट समय के परे जाकर हुआ हो? और हाँ, मैं यहाँ पर हमारे यूनिवर्स के टाइमलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यूनिवर्स की टाइमलाइन बिग बैंग के बाद ही एग्जिस्टेंस में आई होगी। मैं बात कर रहा हूँ बिग बैंग के पहले के टाइमलाइन की। आखिर कैसे कोई इवेंट बिना किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन के घटित हो सकता है? क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर भी कोई अलग टाइमलाइन मौजूद है? वेल, अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और भाई ऐसी वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है, तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो यार, तो ठोक दो लाइक्स और सब्सक्राइब।